हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई वेलकम यू ऑल टू अनदर सेशन ऑफ इंटरेस्टिंग फिजिक्स। तो आज के सेशन में बेटा जी हम क्या करने वाले हैं, आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस हमने स्टार्ट किया था पिछले सेशन में, तो आज हम करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। हालांकि एक छोटा सा एप्लीकेशन डायमेंशनल एनालिसिस के साथ ही उस पार्ट में मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था कुछ कांस्टेंट्स के डायमेंशनल फॉर्मूले डिटरमाइन करना। लास्ट में एक एग्जांपल दी थी जिसमें 5 कांस्टेंट्स थे ए, बी, सी, डी एंड ई। उन पांचों के डायमेंशनल फॉर्मूले, उनके डायमेंशंस हमने डिटरमाइन की थी यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। जितने भी एप्लीकेशंस है बेटा जी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पे बेस्ड है। इस चैप्टर में, ये जो चैप्टर 2 है क्लास 11th का, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, अभी तक इसमें हम क्या क्या चीजें कर चुके हैं डिस्कस बेटा। सबसे पहले मैं डिस्कस किया था फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं और नॉन फिजिकल क्या होती हैं। फिर हमने फिजिकल क्वांटिटीज को क्लासिफाई किया फंडामेंटल में, डिराइव्ड में और सप्लीमेंट्री में। इससे पहले हम यूनिट्स भी डिस्कस कर चुके हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट्स भी डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद टोटल फंडामेंटल क्वांटिटीज कितनी है, सिर्फ 7 क्वांटिटीज फंडामेंटल है हमारे पास और 2 क्वांटिटीज सप्लीमेंट्री है, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। ठीक है, बाकी सब इनको छोड़ के जितनी भी क्वांटिटीज आप फिजिक्स में पढ़ेंगे, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज आप पढ़ेंगे, वो सारी की सारी क्वांटिटीज क्या होंगी, डिराइव्ड क्वांटिटीज। राइट, ये सब चीजें हम पढ़ चुके हैं। पिछली क्लास में हमने स्टार्ट किया था डायमेंशनल एनालिसिस, जिसमें हमने अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशनल फॉर्मूले लिखना सीखे थे कि किस तरह से आप डायमेंशनल फॉर्मूला लिख सकते हैं। वहां पर मैंने 2 तरीके आपको बताए थे। एक तो उस क्वांटिटी से रिलेटेड कोई फिजिकल फॉर्मूला आपके पास हो, आप वहां से डायमेंशनल फॉर्मूला लिख सकते हैं। एक दूसरा तरीका भी था कि अगर उस क्वांटिटी की यूनिट आपके पास है, फॉर एग्जाम्पल एरिया की यूनिट है मीटर स्क्वायर, तो हमने कहा था जी एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा एल का स्क्वायर। तो अगर किसी क्वांटिटी की यूनिट आपको पता है इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज, तो इस क्वांटिटी की जगह, इस यूनिट की जगह क्वांटिटी लिख दीजिए। जैसे मीटर किस क्वांटिटी की यूनिट है, तो यूनिट की जगह क्या लिखेंगे आप, क्वांटिटी। तो मीटर की जगह आपने एल लिखा, तो ये हमें डायमेंशनल फॉर्मूला मिल गया किसका, एरिया का। तो हमें समझ आया कि हम यूनिट से भी डायमेंशनल फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। राइट, इसका मतलब सीधा सा बेटा जी ये हुआ कि जिस क्वांटिटी के पास यूनिट नहीं होगी, इसका मतलब उस क्वांटिटी के पास कोई डायमेंशनल फॉर्मूला भी नहीं होगा। हम ये कह सकते हैं ऑल यूनिटलेस क्वांटिटीज आर डायमेंशनलेस। ऑल यूनिटलेस क्वांटिटीज आर डायमेंशनलेस। राइट, क्योंकि यूनिट से हम डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल रहे थे। अब जिस क्वांटिटी की यूनिट ही नहीं होगी, वो क्वांटिटी डायमेंशनलेस होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। सो ऑल यूनिटलेस क्वांटिटीज आर डायमेंशनलेस। इसके बाद बेटा इसका मतलब हम क्या वाइस वर्सा उल्टा भी कह सकते हैं, दैट ऑल डायमेंशनलेस क्वांटिटीज आर यूनिटलेस। ऑल डायमेंशनलेस और यूनिटलेस, नो बेटा जी, ऑल डायमेंशनलेस और नॉट यूनिटलेस। इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं और सिर्फ 2 एक्सेप्शंस हैं, बाकी सबके लिए ट्रू है। देयर आर 2 एक्सेप्शंस। वो कौन कौन सी हैं? 2 क्वांटिटीज ऐसी हैं बेटा जिनकी यूनिट्स तो हैं बट उनका डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है। ये 2 क्वांटिटीज हैं हमारे पास, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। ये प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल दोनों सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हैं। प्लेन एंगल की एसआई यूनिट थी 1 रेडियन और सॉलिड एंगल की एसआई यूनिट हमने डिस्कस की थी 1 स्टीरेडियन। देखिए इनकी यूनिट्स तो हैं बट ये डायमेंशनलेस है, इनका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है। क्यों नहीं है डायमेंशनल फॉर्मूला? डायमेंशनल फॉर्मूला होता क्या है, एक्सप्रेशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। भाई ये फंडामेंटल जैसी ही हैं, इनको दूसरों के टर्म्स में नहीं एक्सप्रेस किया जा सकता। बात अलग है, कैटेगरी हमने अलग बनाई क्योंकि ये मैथमेटिकल टूल्स थे, तो हमने एक नई कैटेगरी बना दी सप्लीमेंट्री। तो सप्लीमेंट्री भी फंडामेंटल, कहीं ना कहीं बेसिकली फंडामेंटल क्वांटिटीज जैसी हैं, तो इनको आप दूसरी 7 फंडामेंटल के टर्म्स में नहीं एक्सप्रेस कर सकते। जब आप नहीं एक्सप्रेस कर पाएंगे तो इनका डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होगा। ये दोनों क्वांटिटीज डायमेंशनलेस हैं बट यूनिटलेस नहीं है, इनकी यूनिट्स हैं। सो याद रखिएगा बेटा, ऑल यूनिटलेस आर डायमेंशनलेस बट ऑल डायमेंशनलेस क्वांटिटीज आर नॉट यूनिटलेस। हाँ, इन 2 को हटा दें तो फिर ऑल डायमेंशनलेस और ऑल्सो यूनिटलेस। इन 2 को अगर आप छोड़ दो तो जिसकी यूनिट नहीं है उसकी डायमेंशन नहीं, जिसकी डायमेंशन नहीं उसकी यूनिट नहीं। हाँ, यूनिटलेस तो डायमेंशनलेस पक्का है बट जरूरी नहीं डायमेंशनलेस यूनिटलेस हो। सिर्फ 2 एक्सेप्शंस हैं, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। इन 2 को छोड़ देंगे फिर बाकियों के लिए ट्रू है कि डायमेंशनलेस भी यूनिटलेस होगी। ठीक है, तो ये चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद बेटा जी कोई 15-16 के आसपास
क्वांटिटीज के डायमेंशनल फॉर्मूले मैंने आपको लिख के दिखाए थे, बाकियों के लिए टेबल आपको भेजा था। तो जहां जहां आपके सामने अब क्वेश्चंस आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगी, अगर आपको किसी क्वांटिटी के डायमेंशनल फॉर्मूले की जरूरत रहती है तो बेटा वो डायमेंशनल फॉर्मूला आप उसी टेबल से देखेंगे, ठीक है। तो सबको क्रैम करने की जरूरत नहीं है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे आपको अपने आप फॉर्मूले याद होते जाएंगे। नई क्वांटिटीज जो आप पढ़ते जाएंगे, अगर अभी आप उनके फॉर्मूले क्रैम भी करेंगे तो इतना ज्यादा एडवांटेज नहीं है। हाँ, कुछ क्वांटिटीज मैं साथ साथ में बताता जाऊंगा बेटा, इनके डायमेंशनल फॉर्मूले याद रखिएगा, बहुत ज्यादा अप्लाई होते हैं। एक बेटा डायमेंशनल फॉर्मूला है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। व्हाट इज विस्कोसिटी? विस्कोसिटी को हम लिक्विड फ्रिक्शन भी कहते हैं, ऑपोजिशन टू फ्लो, रेजिस्टेंस टू फ्लो, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ये आपका एक चैप्टर है प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर, हम उसमें डिस्कस करेंगे। इसे हम डिनोट करते हैं इस सिंबल से, ये n है बेटा, n को थोड़ा सा एलोंगेट कर दो यहां पे। इस सिंबल को हम बोलते हैं ईटा, इसका नाम है ईटा। ये रिप्रेजेंट करता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को। अब ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो आपको बताने जा रहा हूं, बहुत ही सिंपल है, याद रखिएगा, ml-1 t-1, ठीक है। तो ये कॉन्टिन्यूएशन थी थोड़ी सी पिछले लेक्चर की ही। सो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला याद रखिएगा, अक्सर इसके बेसिस पे क्वेश्चंस आ जाते हैं। हालांकि पढ़ना आपने बुक 2 के फर्स्ट चैप्टर में है, बुक 2 में जो फर्स्ट चैप्टर आएगा प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर, बट ये थोड़ा सा आप याद रख सकते हैं ऑलरेडी, ठीक है। इसके सिवाय कुछ क्वांटिटीज आप पढ़ रहे होंगे जिनमें ग्रेडियंट वर्ड आ रहा होगा, तो इस ग्रेडियंट का मीनिंग भी आपको बता देता हूं। जैसे कहीं पे लिखा होगा वेलोसिटी ग्रेडियंट, कहीं पर होगा प्रेशर ग्रेडियंट, प्रेशर ग्रेडियंट। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या है, प्रेशर ग्रेडियंट क्या है? ग्रेडियंट किसी भी क्वांटिटी का हो, जैसे वेलोसिटी ग्रेडियंट को हम लिखेंगे dv/dx, x की जगह r हो सकता है। प्रेशर ग्रेडियंट को हम लिखेंगे dp/dx। पोटेंशियल ग्रेडियंट भी हो सकता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ग्रेडियंट dV/dx या dr। क्या है ये क्वांटिटी? d का मतलब होता है चेंज, जैसे कल डेल्टा बताया था ना, डेल्टा रिप्रेजेंट्स चेंज, वैसे d ऑल्सो रिप्रेजेंट्स स्मॉल चेंज। सो dV/dx क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x। सो ग्रेडियंट किसी भी क्वांटिटी का क्या होगा? वेलोसिटी का ग्रेडियंट है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। मान लीजिए कोई लिक्विड फ्लो कर रहा है, बहुत सारी लेयर्स हैं, नीचे वाली लेयर की वेलोसिटी कम है, ऊपर वाली लेयर की जैसे जैसे ऊपर चलते जा रहे हैं हर ऊपर वाली लेयर की वेलोसिटी इससे ज्यादा है। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होगा? मान लीजिए दो लेयर्स हैं, इनके बीच का डिस्टेंस है dx, इसकी वेलोसिटी है v, इसकी है v प्लस dv। तो दोनों में डिफरेंस इन वेलोसिटी कितना हो गया? dv, और डिस्टेंस कितना हो गया? dx। सो डिफरेंस इन वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ अ क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इज कॉल्ड एज ग्रेडियंट। अब बेटा वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको पता है, दैट इज lt-1। अगर आप इसको डिवाइड कर दोगे dx क्या? डिस्टेंस, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी क्या होगा? डिस्टेंस का l से डिवाइड करोगे तो l की पावर 0 हो जाएगी, m0 l0 t-1, राइट। वैसे प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको पता है, प्रेशर के डायमेंशनल फॉर्मूले को लेंथ से डिवाइड कर दो। तो किसी भी क्वांटिटी के ग्रेडियंट का डायमेंशनल फॉर्मूला अगर आपको चाहिए तो उस क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला पता है, उसको L से डिवाइड कर दीजिए, आपको ग्रेडियंट का डायमेंशनल फॉर्मूला मिल जाएगा, राइट। ये क्वांटिटीज कहां इस्तेमाल होंगी? यहां पे फर्स्ट चैप्टर में अभी हमने बिगिनिंग की है बेटा फिजिक्स की, तो जितनी भी क्वांटिटीज आप आगे पढ़ने वाले हैं उन सबके डायमेंशनल फॉर्मूले भी टेबल में गिवन होंगे, तो एक एक करके आपको सारे क्लियर होते जाएंगे। फिलहाल मैं चलता हूं आज के लेक्चर पे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, जिसमें पहला एप्लीकेशन मैं आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूं, दैट इज कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। हालांकि ये लीस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है बेटा, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स इज द लीस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, बिकॉज ये काम आप पहले भी कर सकते थे, ये काम करना ऑलरेडी आपको आता है। तो इसमें डायमेंशनल एनालिसिस ना भी यूज करें तो भी आप यूनिट्स को कन्वर्ट कर सकते हैं, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में, न्यूटन को डाइन, डाइन को न्यूटन में, किसी भी बड़ी यूनिट को छोटी और छोटी को बड़ी में आप ऑलरेडी करते आए हैं। बट फिर भी आज मैं आपको बता रहा हूं कि डायमेंशनल एनालिसिस को यूज करके ये काम आप कैसे करेंगे, राइट। सपोज मैं आपसे कहता हूं कन्वर्ट 1 न्यूटन इंटू डाइन, कन्वर्ट 1 न्यूटन इंटू डाइन, तो आप किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, कैसे चेक करेंगे कि 1 न्यूटन में कितने डाइन होंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जब हमने बेटा मैग्नीट्यूड डिस्कस किया था तो वहां पे आपको पता था मैग्नीट्यूड ऑफ अ गिवन क्वांटिटी इज फिक्स्ड। इसमें दो पार्ट्स होते हैं, न्यूमेरिकल पार्ट, यूनिट पार्ट। हाँ, इसको लिखने का तरीका अलग अलग हो सकता है, n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं 5 kg
इज इक्वल टू 5000 ग्राम है, दोनों बराबर मैग्नीट्यूड है। यहां बड़ी यूनिट है, यहां छोटी यूनिट है, तो अगर आपने यूनिट बदली, यूनिट U1 से U2 पे ले गया, अगर यूनिट छोटी होगी तो न्यूमेरिकल पार्ट N1 से N2 हो जाएगा, यूनिट अगर छोटी होगी तो न्यूमेरिकल पार्ट बड़ा होगा, यूनिट बड़ी होगी तो न्यूमेरिकल पार्ट छोटा हो जाएगा, पर दोनों हैं बराबर, मैग्नीट्यूड वाइज ये दोनों बराबर है। वैसे यहां पे हमें न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करने को कहा गया, राइट। तो हमें क्या डिटरमिन करना है, यहां पे ये जो 1 है, ये जो 1 है इसको हम क्या बोल सकते हैं, हम इसे N1 कह सकते हैं, N1 दिस इज यूनिट 1, ये भी हमें पता है, ये है यूनिट 2। हमें निकालना क्या है यहां पर, N2, तो हमें किसकी वैल्यू डिटरमिन करनी है, इस N2 की वैल्यू। एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे अगर हम इसे, तो दूसरे सिस्टम में इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ये चीज हमें डिटरमिन करनी है, राइट। जब कभी भी किसी क्वांटिटी को आपने इस तरह से कन्वर्ट करना हो, यूनिट को कन्वर्ट करना हो, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले क्वांटिटी देखिए, ये क्वांटिटी कौन सी है। जैसे फिलहाल हमारे केस में ये क्वांटिटी कौन सी है, फोर्स। आप उस क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखो। जब डायमेंशनल फॉर्मूला लिखोगे m टू द पावर समथिंग, l टू द पावर समथिंग, t टू द पावर समथिंग, यहां m, l और t की पावर्स मैंने लिखी है a, b एंड c, मतलब a, b एंड c क्या होगी, डायमेंशंस ऑफ द क्वांटिटी। तो जब आपको यूनिट कन्वर्ट करनी है, पहले चेक कीजिए उस क्वांटिटी की डायमेंशंस क्या है, डायमेंशंस आपको पता होनी चाहिए तभी आप कर पाएंगे, राइट। उसके बाद ये फॉर्मूला हम डायरेक्टली यूज करेंगे। ये फॉर्मूला आया कहां से, देखिए बेटा यहीं पे अभी बताया था आपकी रिक्वायरमेंट क्या, आपकी रिक्वायरमेंट है N2, तो अगर मैं यहां से देखूं इस U2 को यहां नीचे ले आऊं तो N2 क्या बन जाएगा, N1 इंटू U1 अपॉन U2, N1 इंटू U1 अपॉन U2 आना चाहिए, N1 इंटू U1 अपॉन U2। N1 क्या है, सिस्टम 1 के अंदर न्यूमेरिकल वैल्यू, U1 क्या है, फर्स्ट सिस्टम के अंदर यूनिट। अब इसको कन्वर्ट करना है सेकंड सिस्टम में, तो U2 क्या हो गया, सेकंड सिस्टम की यूनिट। जैसे इस केस में, इस एग्जांपल में यूनिट 1 है न्यूटन, यूनिट 2 है डाइन, बट दोनों फोर्स ही की यूनिट्स है ना। और हमने डिस्कस किया था हम यूनिट से भी डायमेंशनल फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं, तो यूनिट के एनालॉगस हम डायमेंशनल फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो यूनिट 1 हो या यूनिट 2 हो, डायमेंशंस तो सेम आनी चाहिए दोनों की, A, B और C, है ना। अगर इस क्वांटिटी के डायमेंशंस है A, B, C, तो आप किसी भी सिस्टम ऑफ यूनिट्स में लिखेंगे, चाहे आप CGS में लिखें, चाहे आप MKS में लिखें, चाहे आप FPS में लिखें, डायमेंशन थोड़ी क्वांटिटी की बदलेगी, डायमेंशंस तो वही रहेंगे ना। जैसे न्यूटन को हम कहते हैं kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो CGS में क्या हो जाएगा, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। केजी की जगह ग्राम आया, मीटर की जगह सेंटीमीटर आया, पर सेकंड स्क्वायर की जगह पर सेकंड स्क्वायर रहा। तो देखिए यूनिट बदलने के साथ डायमेंशंस नहीं बदली जा सकती, ठीक है। केजी की जगह ग्राम आ गया, एक यूनिट की जगह दूसरी यूनिट आ गई, लेकिन डायमेंशंस वही रहेंगी A, B एंड C, ठीक है। तो जैसे हमारे पास आ गया N2 इज इक्वल टू N1 इंटू U1 अपॉन U2, अगले स्टेप में हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, N2 इज इक्वल टू N1, अब U1 अपॉन U2, क्योंकि यूनिट और डायमेंशन फॉर्मूला एक जैसे होते हैं, हमने उसकी जगह U1 अपॉन U2 की जगह लिखा M1 अपॉन M2 होल टू द पावर A, L1 अपॉन L2 होल टू द पावर B, T1 अपॉन T2 होल टू द पावर C। मतलब न्यूमरेटर में हमने लिख दिया M1 टू द पावर A, L1 टू द पावर B, T1 टू द पावर C, और डिनोमिनेटर में हमने लिखा M2 टू द पावर A, L2 टू द पावर B और T2 टू द पावर C। यूनिट 1 और यूनिट 2 की जगह डायमेंशनल फॉर्मूले लिखती है। हाँ, फर्क क्या रहा, M1 L1 T1 और नीचे M2 L2 T2। क्या है M1 L1 T1? M1 L1 T1 है यूनिट्स ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम इन सिस्टम 1। जैसे यहां सिस्टम 1 कौन सा है, SI, तो SI में मास की यूनिट क्या है, kg, लेंथ क्या है मीटर, टाइम क्या है सेकंड। वैसे M2 L2 T2 क्या है, सिस्टम 2 जिसमें आपको कन्वर्ट करना है, उस सिस्टम के अंदर भी तो मास, लेंथ और टाइम की कुछ यूनिट्स होनी चाहिए। तो M2 L2 T2 सेकेंड सिस्टम जिसमें आपको कन्वर्ट करना है इसको, उस सिस्टम में फंडामेंटल क्वांटिटीज मास, लेंथ और टाइम की यूनिट्स, राइट। तो बेटा डायरेक्टली जब भी आपने कोई ऐसा कन्वर्जन करना है तो आप क्या करेंगे, पहले उस क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे, A, B और C की वैल्यू, मतलब उस क्वांटिटी के डायमेंशंस ढूंढेंगे, फिर सीधा ये फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे, आपके पास अपने आप कन्वर्जन फैक्टर आ चुका होगा, N2 की वैल्यू आ चुकी होगी। अभी मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल्स लूंगा। सबसे पहली एग्जांपल यही है, कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन। तो सबसे पहले हम लिखेंगे न्यूटन क्वांटिटी कौन सी है, दिस क्वांटिटी इज फोर्स। तो क्या हम फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला लिख सकते हैं? जैसे हम फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे तो हमें फोर्स की डायमेंशंस मिल सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल इस केस में अगर मैं फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखता हूं
F इज इक्वल टू, हम जानते हैं M L T माइनस 2, कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था ये, राइट? डायमेंशनल फॉर्मूला लिखा। अब बताइए मुझे A, B और C की वैल्यूज क्या है? दिस इंप्लाइज दैट A है M की पावर दैट इज 1, B है L की पावर दैट इज अगेन 1, और C क्या है? T की पावर दैट इज माइनस 2। सो A, B और C इन तीनों की वैल्यूज हमारे पास आ चुकी हैं, 1, 1 एंड माइनस 2, ठीक है? अब हमें सिस्टम 2 के अंदर मतलब कितने डाइन इसमें होने चाहिए, N2 की वैल्यू चाहिए, तो हम डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला उठाएंगे बेटा। N2 इज इक्वल टू N1 इंटू M1 अपॉन M2 होल टू द पावर A इज 1, L1 अपॉन L2 होल टू द पावर B इज 1, एंड T1 अपॉन T2 होल टू द पावर C, व्हाट इज C? दैट इज माइनस 2, इजंट इट? ओके, N1 की वैल्यू हमारे पास है फिलहाल, N1 की वैल्यू तो 1 है, ठीक है? अब देखते हैं M1 अपॉन M2। M1 क्या है? सिस्टम 1 के अंदर मास की यूनिट, और M2 क्या है? सिस्टम 2 के अंदर मास की यूनिट। तो ये जो सिस्टम 1 है, ये जो न्यूटन है, ये कौन से सिस्टम में है यूनिट? SI सिस्टम को हो या MKS को हो? SI या MKS। और डाइन कौन सी यूनिट है? इट इज बेसिकली CGS यूनिट। तो MKS में बेटा मास की यूनिट क्या होती है? 1 kg होती है कि नहीं? और M2 CGS सिस्टम में मास की यूनिट क्या है? 1 ग्राम होल टू द पावर 1। सिमिलरली लेंथ, फर्स्ट सिस्टम में CGS में लेंथ की यूनिट है मीटर, सेकंड सिस्टम में 1 सेंटीमीटर होल टू द पावर 1, और टाइम की यूनिट तो दोनों ही सिस्टम्स में 1 सेकंड होगी होल टू द पावर माइनस 2। 1 सेकंड कैंसल आउट हो गया, ये 1 आ गया, 1 को कुछ भी पावर दो, +2 दो, -2 दो, उसकी वैल्यू सेम रहने वाली है, 1 ही रहेगी। सो दिस इंप्लाइज दैट, इसके आगे अगर हम बढ़े तो यहां पर देखिए हमारे सामने आ रहा है बेटा N2 इज इक्वल टू 1 इंटू M1 अपॉन M2। अब M1 क्या है? kg, या तो kg को ग्राम में कन्वर्ट कर दो, 1 kg के अंदर 1000 ग्राम होंगे, किलो स्टैंड्स फॉर 10 टू द पावर 3 अपॉन 1 ग्राम होल टू द पावर 1, या आप चाहते तो ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट कर सकते थे। फिर L1 अपॉन L2, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर हैं? 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर होल टू द पावर 1, और अगला फैक्टर तो 1 हो ही चुका है पहले से। देखिए बेटा, सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो गए, ग्राम कैंसिल आउट हो गए, व्हाट आर यू लेफ्ट विद? यू आर लेफ्ट विद N2 इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5। तो N2 की वैल्यू आ चुकी है, N2 की वैल्यू यहां पुट करेंगे तो फाइनली हमारा आंसर क्या होना चाहिए? देयरफॉर वी कैन से दैट 1 न्यूटन इज ऑलवेज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन। तो इस तरह से बेटा जी आप यूनिट्स कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट? आई होप ये क्लियर हो चुका होगा। सबसे पहले उस क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला, डायमेंशन ढूंढो ABC, डायरेक्टली ये फॉर्मूला उठाओ, इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करो, सॉल्व करो, आपको N2 की वैल्यू मिल चुकी होगी, राइट? बेटा क्विकली बढ़ते हैं अगली एग्जांपल पे। अगले क्वेश्चन में हमसे कहा गया कन्वर्ट 7 जूल इनटू अर्ग। ये जूल और अर्ग मैकेनिकल वर्क डन की भी यूनिट्स है, एनर्जी की भी यूनिट्स है, ठीक है? ये जो जूल है ये मैकेनिकल वर्क डन की SI या MKS यूनिट है, और ये जो अर्ग है ये CGS यूनिट है, ठीक है? तो हमें बताना है 7 जूल के अंदर कितने अर्ग होने चाहिए। तो देखिए ये जो 7 है ये क्या हुआ? ये N1 हुआ, जूल क्या हुआ? यूनिट 1, अर्ग क्या? यूनिट 2। हमें क्या निकालना है? N2 कि सेकंड सिस्टम के अंदर नंबर कितना होगा, 7 जूल के अंदर कितने अर्ग होने चाहिए। तो हमें N2 की वैल्यू डिटरमिन करनी है। सबसे पहला स्टेप आप क्या लिखेंगे? इस क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला। ये क्वांटिटी है वर्क डन। वर्क डन का डायमेंशन फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था, दैट इज M L2 T टू द पावर -2। इसको देखते ही हमें एक चीज क्लियर होगी कि A की वैल्यू क्या है? 1, M की पावर इज 1, B की वैल्यू क्या है? 2, और C की वैल्यू क्या है? -2। तो आपको डायमेंशंस मिल गई A, B एंड C। उसके बाद आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला उठाएंगे, N2 is equal to N1. What is N1? 7 into M1 upon M2 whole to the power A, L1 upon L2 whole to the power B into T1 upon T2 whole to the power C. Sorry, C की वैल्यू क्या है हमारे पास? -2। तो यही फॉर्मूला हम डायरेक्टली यूज करेंगे। मैं सीधा वैल्यूज पुट कर रहा हूं। अब देखो सिस्टम 1 कौन सा है? SI में मास की यूनिट क्या है? 1 kg, और CGS में 1 ग्राम 1 मीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर।
और इन दोनों ही सिस्टम्स में टाइम की यूनिट तो 1 सेकेंड ही रहती है, तो ये कैंसिल आउट हो गए। नाउ सी, केजी को कन्वर्ट करें ग्राम में, 1 kg is 10 to the power 3 ग्राम अपॉन 1 ग्राम होल टू द पावर 1, 1 मीटर is 10 to the power 2 सेंटीमीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर whole to the power 2. Centimeter and centimeter gets cancelled out. Gram and gram gets cancelled out. What are you left with? You are left with 10 to the power 3 into 10 to the power 4. 10 square का square. So that comes out to be 10 to the power. I'm sorry, यहाँ पे मैं 7 लिखना भूल गया था. 7 into. So it comes out to be 7 into 10 to the power 7. This simply implies that 7 joule is equal to 7 into 10 to the power 7 अर्ग. मतलब 1 जूल के अंदर कितने अर्ग हैं? 10 टू द पावर 7 अर्ग। गॉट इट? हालांकि ये काम आप डायरेक्ट भी करके देख सकते थे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सपोज हम एक एग्जांपल चाहिए और लेते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी आपको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड या मीटर पर सेकंड को अगर आपको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना पड़े तो आप कैसे करेंगे? सो कन्वर्ट 1 किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकेंड। सो 1 किलोमीटर पर आवर को आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो ये 1 बेटा जी क्या हो गया? n1 नंबर 1, दिस इज यूनिट 1, दिस इज यूनिट 2। डिटरमिन हमें क्या करना है? n2 जो कि हमें नहीं गिवन। ये किलोमीटर पर आवर में कितने मीटर पर सेकंड होने चाहिए? सबसे पहले ये देखिए बेटा, ये किस क्वांटिटी की यूनिट है? ये यूनिट है स्पीड या वेलोसिटी की, तो उसका डायमेंशन फॉर्मूला हम लिख सकते हैं LT-1। अगर आप m भी लिखना चाहते हैं तो m की पावर क्या रहेगी? 0। सो इससे पता चल गया a की वैल्यू 0 है, b की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू -1। पहला स्टेप हमें डायमेंशंस ढूंढनी थी, ठीक है। तो डायमेंशंस हम ढूंढ चुके हैं। इसके बाद हम डायरेक्टली ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। n2 नंबर इन सिस्टम 2, यहां पे क्या है? n1 इज 1 इनटू m1 अपॉन m2 होल टू द पावर 0। हालांकि आप चाहें तो m1 m2 की वैल्यूज भी पुट कर सकते हैं, बट कोई मतलब नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता पुट करें या ना करें, क्योंकि इसकी पावर क्या है? 0। एनीथिंग टू द पावर 0 इज ऑलवेज 1। अब आते हैं L1 और L2 में। सिस्टम 1 में हालांकि ऐसा भी नहीं जरूरी नहीं केजी, बिकॉज किलोमीटर पर आ रहा है, तो ये ना तो m कैसा है ना तो इट्स बेटर कि अगर हम इसको m1 अपॉन m2 ही रहने दें, कंफ्यूजन ना हो आपको। तो मैं इसको m1 अपॉन m2 ही लिखता हूं, बिकॉज पावर 0 है। पावर 0 तो ये फैक्टर हटेगा ही हटेगा, ये फैक्टर 1 हो जाएगा, ठीक है। L1 सिस्टम 1 में लेंथ की यूनिट 1 किलोमीटर और सिस्टम 2 में 1 मीटर। इसकी पावर क्या है? L की पावर इज 1। देन T1 अपॉन T2, यहां पे T1 1 आवर, यहां पे 1 सेकेंड टू द पावर -1, ठीक है। सो इसकी पावर यहां पर क्या हो गई? -1। अब आप देखें आगे, अगर आप ये तो फैक्टर इसकी पावर 0 होगी तो 1 होगा। अब 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होंगे? हम लिख सकते हैं 10 टू द पावर 3 मीटर या 1000 मीटर अपॉन 1 मीटर होल टू द पावर 1। मीटर मीटर कैंसिल आउट हो गए। 1 आवर में कितने सेकेंड्स होते हैं? 3600 सेकेंड होंगे कि नहीं? अपॉन 1 सेकेंड। 1 आवर में 60 मिनट, हर मिनट में 60 सेकेंड, 60 into 60 करेंगे तो 3600 होल टू द पावर -1। सेकेंड और सेकेंड कैंसिल आउट हो गया। यू विल गेट 1000 अपॉन 3600, क्योंकि इसकी पावर क्या थी? -1। ये 0 0 कैंसिल आउट हो गए। 2 into 5, 2 into 18, so it comes out to be 5 upon 18. That simply means 1 kilometer per hour is equal to 5 upon 18 meter per second. तो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। आगे चल के जब मैकेनिक्स हम पढ़ेंगे, उसमें जब हम मोशन को स्टडी कर रहे होंगे, तो कई क्वेश्चंस में वेलोसिटी आपको किलोमीटर पर आवर में गिवन होगी और आपको उसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा। तो आप डायरेक्टली याद रखिए 1 किलोमीटर पर आवर इज ऑलवेज इक्वल टू 5 अपॉन 18 मीटर पर सेकंड। और मीटर पर सेकंड को अगर आपने किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना तो क्या हो जाना चाहिए? 18 अपॉन 5, राइट। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। चलिए क्विकली बताइए मुझे बेटा, मीटर पर सेकंड बड़ी यूनिट है कि किलोमीटर पर आवर? देखिए उसे। हाँ, कॉमन नोशन कई बार कई स्टूडेंट्स को लगता है कि शायद किलोमीटर पर आवर बड़ी यूनिट है। नहीं बेटा, मीटर पर सेकंड बड़ी यूनिट है। देखो 5 अपॉन 18 लेस देन 1 है, तो छोटे नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको, तो किलोमीटर पर आवर
और मीटर पर सेकेंड को अगर इसमें कन्वर्ट करेंगे कितना हो जाएगा 18/5, तो मीटर पर सेकेंड इज अ लार्जर यूनिट। हाँ जी बेटा, इसी एप्लीकेशन पे बेस्ड एक प्रॉब्लम और डिस्कस करने जा रहे हैं, जो प्रॉब्लम मैंने ली है एनसीईआरटी की एक्सरसाइज से। ठीक है, पूरा क्वेश्चन मैंने यहां पे नहीं लिखा, स्क्रीन पे पेस्ट कर दूंगा। इस क्वेश्चन में ये कहा गया है 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल। पहले थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलिए, कि मैंने आपसे ऑलरेडी डिस्कस किया था जब मैं एडवांटेजेस ऑफ एसआई सिस्टम आपसे डिस्कस कर रहा था। वहां मैंने बताया था एसआई सिस्टम इज अ रैशनल सिस्टम अनलाइक सीजीएस। क्यों? क्योंकि सीजीएस सिस्टम में मैकेनिकल वर्क डन के लिए हम यूनिट यूज करते हैं 1 अर्ग, और हीट एनर्जी के लिए, मैकेनिकल एनर्जी के लिए कहिए या मैकेनिकल वर्क डन के लिए हम यूनिट यूज करते हैं 1 अर्ग, और हीट एनर्जी के लिए हम यूनिट यूज करते हैं 1 कैलोरी। 1 कैलोरी को अगर हम कभी जूल में कन्वर्ट करें तो 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.186 जूल। आप चाहें तो इसे राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं 4.2 जूल। ठीक है, ये चीज याद आ गया होगा आपको, हमने वहां डिस्कस की थी। क्वेश्चन में आपसे कहा गया 1 कैलोरी इज द यूनिट ऑफ हीट एनर्जी एंड 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल। फिर आपको यह बताया कि 1 जूल इज 1 केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। जूल इज 1 केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर आपसे कहा गया कि इस यूनिट को एक नए सिस्टम में कन्वर्ट करो, एक नया सिस्टम, अपने से एक सिस्टम बना दिया नया, एक ऐसा सिस्टम जिसमें मास की यूनिट है अल्फा केजी, लेंथ की यूनिट है बीटा मीटर, और टाइम की यूनिट है गामा सेकेंड। ना तो ये सीजीएस, ना तो ये एमकेएस, ये कोई नया ही सिस्टम है ना। तो हमें इस सिस्टम में कन्वर्ट करके दिखाना है इस कैलोरी को। कैलोरी में 4.2 जूल है, ये तो हमें पता है, बट इन्होंने कहा इस नए सिस्टम के अंदर प्रूव कीजिए कि इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए 4.2, अल्फा टू द पावर -1, बीटा टू द पावर -2 एंड गामा स्क्वायर, न्यू यूनिट। क्योंकि नया सिस्टम है ना, तो न्यू यूनिट ये हमें प्रूव करना है। तो बेटा ये भी वैसे ही करेंगे जैसे अभी तक बाकी क्वेश्चंस करते आ रहे हैं। यहां देखिए, जब आपको यहां पे ये गिवन है 1 जूल इज इक्वल टू दिस, तो यहां से आपको इसका डायमेंशनल फॉर्मूला मिल जाएगा, क्योंकि आपको पता था यूनिट से आप डायमेंशनल फॉर्मूला डिटरमिन कर सकते हैं। तो मास की पावर क्या है 1, केजी की जगह आ गया मास, मीटर किस क्वांटिटी की यूनिट है लेंथ, लेंथ स्क्वायर, और टाइम टू द पावर -2। वैसे भी अभी पिछले क्वेश्चन में वर्क डन का डायमेंशनल फॉर्मूला यही था। वर्क डन हो या एनर्जी हो, कोई भी एनर्जी, सबका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगा। तो यहां से अगर आप देखें, आपको ए की वैल्यू मिल चुकी है 1, बी की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू -2 आ चुकी है, आपको डायमेंशंस मिल गई। अब क्या करेंगे, हम ये वाला फॉर्मूला डायरेक्टली यूज करेंगे। तो हम फिलहाल कन्वर्ट करेंगे 4.2 जूल को, क्योंकि 1 कैलोरी 4.2 जूल है। तो ये जो 4.2 है ये क्या बन गया, देखिए क्या ये N1 बना कि नहीं, 4.2 जूल इज N1। तो N2 की वैल्यू कैसे डिटरमिन करेंगे, N2 इज इक्वल टू N1 that is 4.2 m1 upon m2 whole to the power 1, l1 upon l2 whole to the power 2, t1 upon t2 whole to the power -2, राइट। चलिए अब इसके बाद बेटा सिस्टम 1 कौन सा है, जूल, जिसमें मास की यूनिट क्या है, ये एसआई सिस्टम है 1 केजी, लेंथ की यूनिट क्या है 1 मीटर, और टाइम की यूनिट क्या है 1 सेकेंड। सिस्टम 2 जो कि नया सिस्टम है M2, L2, T2, तो इनकी यूनिट्स आपको गिवन है अल्फा केजी, बीटा मीटर एंड गामा सेकेंड, इजंट इट। सेकेंड कैंसल आउट हो गए, देखो मीटर कैंसल आउट हो गए, केजी कैंसल आउट हो गए। तो जरा चेक करो किसके इक्वल आई ये वैल्यू, 4.2 अल्फा टू द पावर -1 क्योंकि डिनोमिनेटर में है, बीटा टू द पावर देखो -2 आ रही है, और गामा टू द पावर, अब ये डिनोमिनेटर में ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगी गामा की पावर +2। सो N2 की वैल्यू ये आ चुकी है। सो वी नो दैट 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल। 4.2 जूल को हम लिख सकते हैं दिस नंबर ऑफ न्यू यूनिट्स। तो इससे सीधा प्रूव हो जाएगा 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 अल्फा टू द पावर -1, बीटा टू द पावर -2 एंड गामा स्क्वायर न्यू यूनिट। ठीक है, तो आई होप बेटा ये पहला एप्लीकेशन आपको क्लियर हुआ होगा, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। बिल्कुल सिंपल है, हालांकि ये लीस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये काम हम डायरेक्टली भी कर सकते थे इसके बिना भी डायमेंशनल एनालिसिस के। अब हम क्विकली बढ़ते हैं इसके अगले एप्लीकेशंस पे। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए। हाँ जी बेटा, क्विकली बढ़ते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन पे। तो नेक्स्ट एप्लीकेशन डायमेंशनल एनालिसिस की है टू चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ अ फॉर्मूला। अब आप बेटा साइंस के स्टूडेंट्स हैं, साइंस के स्टूडेंट ऐसे किसी पे विश्वास नहीं करते। आपको कोई एक फॉर्मूला दे देता है
कि भैया जैसे मैंने आपको मान लीजिए पोटेंशियल एनर्जी को हम डिनोट करते हैं बेटा यू से, इसका फॉर्मूला दे दिया दैट इज इक्वल टू mgh। अब आप ऐसे नहीं मानेंगे, आप चेक करेंगे क्या ये फॉर्मूला करेक्ट है कि नहीं। मान लो कोई नया साइंटिस्ट कोई नई इक्वेशन डिराइव करके आपको दे देता है कि इस पर्टिकुलर फिनोमिना के लिए ये मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन है। कोई भी मैथमेटिकल फॉर्मूला आपके पास आ जाए, फिजिकल फॉर्मूला आपके सामने हो, तो आप उसको खुद अपने लेवल पे वेरीफाई कर सकते हैं क्या ये करेक्ट है कि इनकरेक्ट है। हाँ रिमेंबर, पूरी तरह चेक नहीं होगा, थोड़ी सी कमी रहेगी इसमें। हम सिर्फ डायमेंशनल करेक्टनेस को चेक कर सकते हैं। फिर एग्जैक्ट करेक्टनेस को चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ेंगे। एग्जैक्ट करेक्टनेस हम एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करते हैं, बट प्रिलिमिनरी लेवल पे बाहर से देखने में ये रिलेशन कैसा है वो चीज हम उसको डायमेंशनली सबसे पहले चेक करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे कहा जाता है बेटा पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh, तो आप इसको कैसे चेक करेंगे, वेदर दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट। तो हम अप्लाई करेंगे डायमेंशनल एनालिसिस का प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है कि लेफ्ट साइड और राइट साइड पे जितने भी टर्म्स है सभी टर्म्स का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होना चाहिए, राइट। याद आ गया आपको। तो देखो यहां लेफ्ट साइड पे एक ही टर्म है, सो मैंने लिखा स्क्वायर ब्रैकेट्स में LHS, दैट इज डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ LHS। सो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ LHS क्या है, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। और मैंने आपसे डिस्कस किया था कितनी भी तरह की एनर्जीज आप ले लो, कोई भी एनर्जी क्यों ना हो, सभी एनर्जीज का डायमेंशनल फॉर्मूला वही रहेगा जो कि वर्क डन का होता है, since energy is the ability to do work, right? तो चलिए बेटा, तो सभी एनर्जीज और वर्क डन का फॉर्मूला होता है, डायमेंशनल फॉर्मूला है ml2t-2, राइट। अब राइट साइड का लेते हैं। राइट हैंड साइड का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, दैट इज इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मास इंटू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ g इंटू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ h, इजंट इट। देखिए m क्या है, मास, ये तो खुद ही फंडामेंटल है, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या रहेगा, सिंपली m। g क्या है, व्हाट इज g, स्मॉल g, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब भाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो या किसी और फोर्स की वजह से हो, एक्सेलरेशन तो एक्सेलरेशन है, तो डायमेंशनल फॉर्मूला तो वही रहेगा जो एक्सेलरेशन का होना चाहिए, राइट। सो एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला इज L-t-2, इजंट इट। एंड व्हाट इज h, h इज हाइट। हाइट फंडामेंटल क्वांटिटीज में देखिए तो है क्या है, तो लेंथ, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा L। इन तीनों को मल्टीप्लाई करके देखो तो वही आएगा m टू द पावर 1, L की पावर 1 प्लस 1, बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड, ml² t-2। तो ये आ गया राइट हैंड साइड का डायमेंशनल फॉर्मूला, विच इज इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, राइट। LHS का भी सेम आ रहा था, राइट हैंड साइड का भी सेम आ रहा था। तो फाइनली आप यहां पे इसके बेसिस पे कंक्लूड कर सकते हैं, देयरफॉर वी कैन से इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, राइट। क्यों बोल रहा हूं डायमेंशनली करेक्ट, मान लीजिए इस फॉर्मूले में कोई आपसे कहा था पोटेंशियल एनर्जी इज 5 mgh, तो भी डायमेंशनली करेक्ट है, बिकॉज 5 का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है। तो जो डायमेंशनलेस कांस्टेंट इसमें इस्तेमाल हो, जो भी डायमेंशनलेस क्वांटिटी इसमें इंट्रोड्यूस की आपने, तो उसके बारे में आप कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल सिंपल है। कल भी मैंने प्रूव करके दिखाया था S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT²। उसमें एक तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को डेमोन्स्ट्रेट किया था, साथ ही साथ उसको ही आप यूज कर सकते हैं बिल्कुल उसी तरीके से आप बताने के लिए कि इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। तो बेटा नेक्स्ट एक और इक्वेशन लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। v² माइनस u² इज ट्वाइस as, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है। v इज फाइनल वेलोसिटी, u इज इनिशियल वेलोसिटी, a इज एक्सेलरेशन, s इज डिस्प्लेसमेंट। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की एक इक्वेशन है, ये 3 इक्वेशंस आपने पढ़ी हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की, ये उनमें से एक इक्वेशन है, ठीक है। तो जरा चेक करते हैं, इसमें लेफ्ट हैंड साइड पे 2 टर्म्स हैं, राइट हैंड साइड पे एक टर्म है। तो सबसे पहले एक टर्म उठाता हूं मैं, v² का डायमेंशनल फॉर्मूला डिटरमिन करते हैं। बेटा v फाइनल वेलोसिटी है, फाइनल हो या इनिशियल हो, वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, LT-1, और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये किसके इक्वल आएगा, L² t-2, इजंट इट। मैं इसे मार्क कर देता हूं, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। अब सेकेंड टर्म को लेते हैं u²। u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। अब इनिशियल वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, वही होगा जो फाइनल का है, क्योंकि वेलोसिटी तो वेलोसिटी है ना बेटा, डायमेंशनली तो इट इज वेलोसिटी। सो अगेन LT-1 का स्क्वायर किया आपने,
it again comes out to be L square T minus 2, right? Let it be equation number 2. Then let's move on to right hand side. Right hand side पे एक टर्म है हमारे पास twice AS. देखो बेटा 2 का तो कोई डायमेंशनल फॉर्मूला होगा नहीं, तो हमें मल्टीप्लाई करना है डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन इनटू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ डिस्प्लेसमेंट. उसके बाद देखिए एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला एल टी माइनस 2 है और एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट, जस्ट लेंथ. तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो, फिर से वही आ गया एल स्क्वायर टी माइनस 2. ठीक है, सो लेट इट बी इक्वेशन नंबर 3. देखो जरा 1, 2 और 3 इक्वेशन में टर्म 1, टर्म 2 और टर्म 3, टोटल 3 टर्म्स थे. इसमें तीनों टर्म्स के डायमेंशनल फॉर्मूले लिखे हैं हमने. क्या ये तीनों सेम आ रहे हैं? अगर तो ये सेम आ रहे हैं देन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट. देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशंस 1, 2 and 3 we can conclude that equation is dimensionally correct, right? चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं. अब बेटा यहां पे एक फॉर्मूला आपको गिवन है. मान लीजिए मैं आपको कहता हूं बेटा टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम. टाइम पीरियड समझते हैं, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम. ये फॉर्मूला है टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम का. टाइम पीरियड होता है एक कंप्लीट ऑसिलेशन, एक टू एंड फ्रो साइकिल का टाइम. मान लीजिए आपका पेंडुलम यहां पे, आप यहां से डिस्टर्ब करके यहां ले गए, ये यहां से वापस आया, ये यहां पहुंचा, रुक नहीं पाया, ओवरशूट करके मीन पोजीशन को यहां गया, तो यहां से यहां, फिर यहां से वापस इधर, फिर यहां से इधर, और जब यहां से वापस मीन पोजीशन पे आएगा तो हम बोलेंगे एक साइकिल कंप्लीट हुआ, एक ऑसिलेशन कंप्लीट हुई. तो एक टू एंड फ्रो साइकिल का टाइम कहिए, एक ऑसिलेशन का टाइम कहिए, दैट इज कॉल्ड एज टाइम पीरियड. तो टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम का फॉर्मूला मैंने आपको दे दिया. अब आपसे कहा जाता है चेक कीजिए बेटा क्या ये फॉर्मूला करेक्ट है कि इनकरेक्ट है. सो लेट्स सी अगेन. सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशनल फॉर्मूला देखते हैं. लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, टाइम पीरियड. अब टाइम पीरियड पेंडुलम का हो, आपकी एज पूछी जाए या कोई और टाइम गिवन हो, टाइम तो टाइम है, इट्स अ फंडामेंटल क्वांटिटी, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला सिंपली क्या होना चाहिए, या तो आप m0 L0 T लिख लो या जस्ट T लिख दो तो चलेगा. इस फॉर्म में भी छोड़ सकते थे. ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया. चलिए अब राइट हैंड साइड का देखते हैं. सो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ राइट हैंड साइड मस्ट बी इक्वल टू, देखो बेटा 2 पाई का तो डायमेंशनल फॉर्मूला कोई होगा नहीं, इट इज अ डायमेंशन लेस कांस्टेंट. बचा L, सो लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायमेंशनल फॉर्मूला, और इसका होल क्या लेंगे, रूट. तो देखो लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, जस्ट L. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का क्या है, L T माइनस 2. कोई भी एक्सेलरेशन हो, अभी अभी बताया था, L और L कैंसल आउट हो गए, तो बाहर जो रूट है, क्या हम रूट को लिख सकते हैं पावर 1/2? यस, लिखा जा सकता है ना. चलिए अब आगे बढ़ते हैं. L और L कैंसल आउट हो गया. अब ये t टू द पावर माइनस 2 अगर मैं इसे न्यूमरेटर में ले जाऊं तो पावर प्लस 2 हो जाएगी, होल टू द पावर 1/2. ये 2 कैंसल आउट हो गए, इट जस्ट कम्स आउट टू बी t, और यू कैन से m0 L0 t टू द पावर 1. लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2. सो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 इट इज क्लियर दैट, या सिंपली आप इसी स्टेप में 1 and 2 लिखने की जगह आप ऐसा भी कर सकते हैं, दिस इज इक्वल टू द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ LHS. तो लास्ट में आप कंक्लूड कर देंगे देयरफॉर द इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट. तो बेटा ये थी दूसरी एप्लीकेशन, हाउ टू चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ अ फॉर्मूला. और सबसे इजीएस्ट हो सकता है कुछ ऐसे फॉर्मूले अभी आपको जो मैं एक्सरसाइज भेजूंगा उस पीडीएफ के अंदर, हो सकता है कुछ ऐसे क्वेश्चंस हों. अभी तक जो क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए बेटा इनमें सभी क्वांटिटीज वो थी जिनको आप पहचानते हैं. अगर उस एक्सरसाइज में किसी क्वेश्चन में कुछ ऐसी क्वांटिटी है, मान लीजिए कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, वेलोसिटी ग्रेडियंट, प्रेशर डिफरेंस, प्रेशर ग्रेडियंट, कुछ इस तरह की क्वांटिटीज हैं जो आपने अभी तक नहीं पढ़ी, तो बेटा कोई बात नहीं, अगर आपने नहीं पढ़ी आप सिंपली टेबल निकाल लिए, टेबल से उसका डायमेंशनल फॉर्मूला उठाइए और क्वेश्चन सॉल्व कीजिए. इंपॉर्टेंट ये है कि आपका प्रोसेसर तेज होना चाहिए. अभी हमें इसे गार्बेज डंप नहीं बनाना कि हम फटाफट मग अप कर लें सारे फॉर्मूले ना भी याद हो, फॉर्मूला वहां से उठाइए, देखिए क्या प्रोसेसिंग कर पा रहे हैं, क्या डायमेंशनल एनालिसिस को अप्लाई कर पा रहे हैं कि नहीं, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट. ठीक है बेटा, तो प्लीज इसको नोट कीजिए. फिर मैं इसके आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट एप्लीकेशन पे.